नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ाते हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सूचना का अधिकार और सूचना आयोग। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले हम आपको बता देते हैं इंडियन पॉलिटी में हमने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर दिया है और बस एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उनको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपको हमारे डिटेल में लेक्चर अटेंड करने हैं और ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है प्री मेंस, तो आप हमारे रविन एकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। प्री मेंस सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर में। तो सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार से संबंधित यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। देखिए, एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ, ये 3 केस है ना। एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ 1982 का केस है ना। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस। इसके मामले में सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का भाग माना गया है। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। तो जो सूचना का अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट का भाग माना गया है। तो किस फंडामेंटल राइट से इसको जोड़ा गया है? आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है और जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 इनसे जोड़ा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं 1776 में कुछ फैक्ट हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1776 में स्वीडन विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया। क्लियर? तो सूचना का अधिकार किस देश में पहली बार दिया गया है नागरिकों को? तो याद रखिएगा स्वीडन। स्वीडन पहला ऐसा कंट्री है। और भारत में गोवा पहला राज्य है जहां कानून बनाकर सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया गया है। तो ये फैक्ट आप देख सकते हैं, ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इससे कर सकते हो। इसके बाद गोवा के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने भी सूचना का अधिकार दिया है अपने नागरिकों को। यानी तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी गोवा की तरह कानून बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा 2 ये संगठन है। एक है मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये अरुणा रॉय का है, ये एक IAS अधिकारी रह चुके हैं। और परिवर्तन जो अरविंद केजरीवाल जी का संगठन है। तो इन दोनों संगठनों ने सबसे पहले इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, इन दोनों को मजदूर किसान शक्ति संगठन और परिवर्तन नाम का संगठन केजरीवाल जी का है, इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 का है। ये वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, उस टाइम ये पारित किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो वाजपेयी जी की सरकार थी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 ये पारित किया गया, बनाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये दोनों में अंतर है। ये सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम है और ये सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, काफी इंपॉर्टेंट है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट कहते हैं, RTI एक्ट इसको बोला जाता है। ये कब का है? 2005 का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पहली बार 15 जून 2005 को ये इन्फोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ। लेकिन इसके कुछ प्रोविजन लागू हुए थे, सारे नहीं। और पूर्ण रूप से यानी ये कंप्लीटली इन्फोर्स कब हुआ है? 12 अक्टूबर 2005 को।
तो ये दोनों डेट आप याद रखिए, 15 जून 2005 और 12 अक्टूबर 2005। इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 12 अक्टूबर को सूचना दिवस मनाया जाता है या सूचना का अधिकार दिवस, इसी वजह से याद रखिएगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, भारत का प्रत्येक नागरिक यानी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का राइट है। तो भारत का कोई भी नागरिक है सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, इसके अंतर्गत जो सूचना का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार। क्लियर? और आर्टिकल 12 के अंतर्गत आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, आपको जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, या जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो, तो फंडामेंटल राइट देखिए, अगर आपको कुछ लेक्चर नहीं मिले हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, रवीन एकेडमी के प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ओके, आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन है। व्हाट इज स्टेट, ये बताया गया है। तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, अर्थात वो क्या होंगी? स्टेट होंगी। तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं, अर्थात जो आर्टिकल 12 के तहत राज्य हैं, इस अधिनियम के दायरे में वो सारे आएंगे। यानी आर्टिकल 12 के तहत जो भी स्टेट हैं, जैसे पार्लियामेंट को भी स्टेट माना गया है, आर्टिकल 12 के तहत जितनी भी सरकारी संस्थाएं सारे के सारे स्टेट हैं, और उनसे भारत का हर नागरिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। याद रखिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे सूचना मांगी जाएगी, उसका तरीका यहां पर बताया गया, सूचना कैसे हम मांग सकते हैं। तो देखो, किसी संगठन से हमें अगर सूचना मांगनी है, हाँ, ये हमारा राइट है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, है ना, आरटीआई एक्ट, इसे याद कर लीजिए, आरटीआई एक्ट 2005, ये हमें सूचना मांगने का राइट देता है। ठीक है, सूचना प्राप्त करने का राइट देता है। तो किसी संगठन से अगर सूचना मांगी जाएगी तो प्रत्येक संगठन में एक पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब लोक सूचना अधिकारी होता है। तो हमें अगर जैसे सूचना मांगनी है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सूचना के लिए हम एक एप्लीकेशन देंगे, यानी आवेदन देंगे, किसको? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। क्लियर? अब जो बीपीएल लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके लिए जो एप्लीकेशन दिया जाता है सूचना प्राप्त करने के लिए, उसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी होती है। वैसे आवेदन करने के 30 दिन के भीतर सूचना देनी होती है, और अगर किसी के जीवन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है तो बहुत जल्दी 48 घंटे में ही उपलब्ध करवानी होती है। अब अगर निर्धारित अवधि में, यानी जो 30 दिन का समय होता है, 30 दिन में अगर हमने सूचना मांगी और 30 दिन के अंदर अगर नहीं मिली, तो निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर, है ना, उसी संगठन के अपीली अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। जैसे संगठन में जो कोई किसी संस्था से हमें सूचना मांगी और उसने 30 दिन के अंदर जो टाइम दिया होता है, उसमें अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराई, तो फिर हम क्या करेंगे? उसी संगठन में एक अपीलेट ऑफिसर होता है, एओ जिसको कहते हैं, अपीलेट ऑफिसर, तो उसके यहाँ हम अपील कर सकते हैं। आगे देखो, तो अपीली अधिकारी यानी एओ, अपीलेट ऑफिसर ने अगर कोई निर्णय दिया, तो इसके निर्णय के अगेंस्ट, इसके डिसीजन के अगेंस्ट हम अपील कहाँ कर सकते हैं? सीआईसी में या एसआईसी में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके यहाँ हम अपील कर सकते हैं।
क्लियर। और अगर केंद्र का कोई मामला है तो उसमें अपील सीआईसी में की जाती है, और राज्य का अगर कोई मामला है सूचना से जुड़ा हुआ तो उसमें अपील कहाँ करते हैं, एसआईसी में अपील करते हैं। क्लियर। तो एसआईसी यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई रिलेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात एसआईसी के विरुद्ध अपील सीआईसी में नहीं हो सकती है। अब ये मत समझिएगा कि एसआईसी ने कोई अगर हमें सूचना दी, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसकी अपील सीआईसी में करें, संभव नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। केंद्र के मामले में सूचना हम यहाँ से प्राप्त करेंगे सीआईसी से, और राज्य का यदि कोई मामला है तो सूचना हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, एसआईसी से, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा अलग से देखते हैं। तो जो सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्लियर, सीआईसी established in 12 of अक्टूबर 2005 यानी 12 अक्टूबर 2005 को ये स्थापित किया गया था, और इसमें टोटल 11 मेंबर होते हैं। इसमें एक जो होता है वो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। और ये जो 10 होते हैं ये अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। अब ये जो सीआईसी है ये क्या है, एक ये वैधानिक निकाय है, क्लियर, स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, वैधानिक निकाय। संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया होता। तो ये एक वैधानिक निकाय है। अब इसमें जो ये 11 मेंबर्स जो आपको हमने बताए, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस फील्ड के लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, तो विधि, प्रशासन, समाज सेवा और विज्ञान और जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन के विशेषज्ञ होना चाहिए, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है ना। विधि यानी लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विस, साइंस एंड मास कम्युनिकेशन। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 फील्ड के लोग यहाँ पर आते हैं। ओके, अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये भी आप देख लो। तो चूंकि केंद्र का मामला है ना, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग, तो ऑब्वियस सी बात है कि केंद्र के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होगा। तो केंद्र के जो कार्यपालिका हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, प्रेसिडेंट, उनके द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा, है ना। इसके जो 11 मेंबर भी आपको बताए, मतलब 10 मेंबर और एक मुख्य सूचना आयुक्त, तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं करेंगे, एक कॉलेजियम होगी और उसकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति इसे अपॉइंट करेंगे। कॉलेजियम का मतलब कॉलेज से बना हुआ है, और कॉलेज में कोई एक तो होता नहीं है, कई लोग होते हैं। इसकी कॉलेजियम में कितने मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं। तो कौन होता है, एक तो पीएम होता है जो कि कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और इसमें एक लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, अपोजिशन वाला, वो रहेगा, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ये मेंबर्स के रूप रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो इन 3 लोगों की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें ये जो 11 मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति बेसिकली पीएम के कहने पर ही होगी। क्यों, यहाँ पर आपको सबसे यहाँ पर जो क्या कह सकते हैं पावरफुल व्यक्ति यहाँ पर कौन दिख रहा है, पीएम। राष्ट्रपति तो सिर्फ एक रबर स्टैंप है, जैसा कॉलेजियम कहेगी, जिस नाम को रिकमेंड करेगी उसी को राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। क्लियर,
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनके अगर हम लोग टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, 5 वर्ष और 65 वर्ष। ये दो बातें आप यहाँ पर लिखेंगे, 5 वर्ष और 65 वर्ष। इसका मतलब क्या होता है, नियुक्ति तो होती है इनकी 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन 65 वर्ष की उम्र तक ही ये काम करेंगे, ठीक है, 65 वर्ष की अवस्था तक ही ये काम कर सकते हैं। वर्ष की अवस्था तक, क्या लिख दिया मैंने, 65 वर्ष की अवस्था तक कार्य करेंगे। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो अगर हम ये, जैसे हम कोई सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, 21 वर्ष मिनिमम एज है और 65 वर्ष रिटायरमेंट, ऐसा मान लिया, तो हम अगर 21 वर्ष में जॉब पा लेंगे तो ज्यादा दिन तक हमें काम करने को मिल जाएगा, और अगर 30 वर्ष में जॉब पाएंगे तो आप देखेंगे कि 35 वर्ष ही यहाँ पर टाइम मिला। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो पहले हो जाए, ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए नियुक्ति होगी। अगर मान लो कोई व्यक्ति 63 साल का है, 63 वर्ष का है, और उसे यहाँ पर नियुक्त किया गया, तो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, तो क्या ये 5 वर्ष पूरे कर पाएगा? ये तो सिर्फ 2 ही वर्ष पूरे करेगा और 65 का हो जाएगा, यानी 2 ही वर्ष में ये रिटायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 5 और 65, 65 ऐसे याद रखो, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए। क्या पुनर्नियुक्ति होती है? नहीं, पुनर्नियुक्ति नहीं होती, रीअपॉइंटमेंट के लिए ये योग्य नहीं होता है। हाँ, इतना हो सकता है कि जो सूचना आयुक्त है उनको मुख्य सूचना आयुक्त बना सकते हैं, लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से इन्हें वहां पर मौका नहीं दिया जाता। आगे देखो, यहाँ पर ये फैक्ट है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। वजाहत हबीबुल्लाह ये भारत के प्रथम सूचना आयुक्त रहे हैं। तो भारत के प्रथम सूचना आयुक्त कौन रहा है? क्लियर, ये याद रखिएगा। और इसमें दीपक संधू ये एक लेडी है। दीपक संधू ये पहली महिला थी, पहली महिला थी जो भारत की मुख्य सूचना आयुक्त बनी थी। ये भारत की मुख्य सूचना आयुक्त बनी, सूचना आयुक्त। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली मुख्य सूचना आयुक्त कौन रही, पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, तो दीपक संधू। फिर बाद में सुषमा सिंह भी भारत की मुख्य सूचना आयुक्त बनी, तो ये दीपक संधू चौथी थी, है ना। तो ये 4th नंबर की थी ये, ठीक है, भारत की मुख्य सूचना आयुक्त, लेकिन महिला में पहली थी। और फिर एक हमने नाम अभी आपको बताया, एक नाम और आपको बताया, सुषमा सिंह, यहां पर लिख लीजिए, सुषमा सिंह। ये भारत की दूसरी महिला मुख्य सूचना आयुक्त, और क्रम में देखें तो ये 5th थी, 5th। नाम आप याद रख सकते हैं, दीपक संधू का नाम इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। अब देखिए इनका दर्जा क्या होता है, मतलब जो सूचना जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं, इनका स्टेटस क्या होता है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनका दर्जा भारत के निर्वाचन आयुक्त, मानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बराबर दर्जा होता है, ठीक है। और जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका दर्जा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ये कार्य क्या करेगा। ये अपीली अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है, क्लियर। जो CIC है, जैसे मान लो कोई संस्था है, ठीक है, वहां कोई सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था, और इससे मांगी गई सूचना, किसी भारत के नागरिक ने, किसी नागरिक ने सूचना मांगी, ठीक है,
नागरिक ने क्या मांगी? सूचना। क्लियर? और इसने जो भी निर्णय दिया उसके विरुद्ध अपील कहाँ होगी? कहाँ हो सकती है? CIC में। क्लियर? सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आदेश भी देता है, सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार भी करना इसका काम है, और अपना वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है कि साल भर में हमने क्या क्या किया। अब हम बात करते हैं SIC की। CIC हमने पढ़ लिया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो RTI एक्ट 2005 में प्रोविजन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में SIC की स्थापना होगी, इसका ये प्रोविजन इसमें किया गया है। और इस SIC में कितने लोग होंगे? तो यहां भी कितने होंगे? 11 होंगे, यहां भी 11 होंगे। क्लियर सी बात है? ओके। अब यहां पर एक क्या होगा? मुख्य सूचना आयुक्त, वही चीज है ना, ये एक क्या होगा? मुख्य सूचना आयुक्त। और ये 10 क्या होंगे? ये अन्य सूचना आयुक्त होंगे। अन्य सूचना आयुक्त। अब ये किस क्षेत्र से आएंगे? इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो लिखा है सेम एज CIC। तो जो CIC में हमने क्वालिफिकेशन देखी थी वही क्वालिफिकेशन यहां भी होगी। अब इनकी नियुक्ति कौन होगा? चूंकि स्टेट का मामला है तो राज्यपाल के द्वारा, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश पर ही होगा। अब इस कॉलेजियम में कौन होगा? CIC के कॉलेजियम में कौन होते थे? PM। और यहाँ SIC है तो यहाँ पर कॉलेजियम में कौन होगा? CM, अध्यक्ष। वहां पर लोकसभा के विपक्ष का नेता होता था, यहाँ इसमें सदस्य के रूप में विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, अपोजिशन लीडर होगा, और कोई भी एक मंत्री होगा। सेम है वही चीज, बस मामला स्टेट का है। तो ये मेंबर होते हैं और अध्यक्ष इसका CM होता है कॉलेजियम का। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेटस। तो राज्य में जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है ये राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है, और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं वो मुख्य सचिव के समान होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? चलो और देखते हैं आगे। चलिए अब देखो इसका कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं। कार्यकाल कितना है? तो यहां भी कार्यकाल में दो बातें, 5 और 65। बस ये याद रखो, 5 वर्ष के लिए नियुक्ति और मैक्सिमम 65 वर्ष की अवस्था तक वो काम कर सकता है। अब हटाए कैसे? यहाँ जैसे इसको हटाएंगे वैसे CIC के मेंबर को भी हटाते हैं। आधार क्या है? ग्राउंड क्या है ना? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी। तो अगर ये दो में से कोई चीज आ गई तो उसको हटाया जाएगा। कौन हटाएगा? राज्यपाल। लेकिन उसके पहले जांच करवानी पड़ेगी कि इनके ऊपर ये जो आरोप लगे हैं कदाचार या अक्षमता के, इनकैपेबिलिटी के, वो सही है कि नहीं, उसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद फिर राज्यपाल उसे अपने आदेश से हटा देंगे। क्लियर? तो ये आपको मैं और भी बता चुका हूं। अब ये कार्य क्या करता है? तो सारे के सारे वही कार्य करता है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन करता है। पावर क्या है? बिल्कुल CIC जैसी ही पावर है। अब यहाँ पर लिखा है विशेल ब्लोअर, ये एक टर्म है। विशेल ब्लोअर क्या होता है? देखिए आप देखिएगा, ये एक ऐसा पर्सन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक व्यक्ति है, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, थोड़ा सा विशेष है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास सरकारी संगठनों, ओके, क्या सरकारी संगठनों अथवा अधिकारियों, ना, तो सरकारी संगठनों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में सूचनाएं होती हैं, जिनके पास अधिकारियों से, मतलब इन किसी अधिकारी ने या किसी सरकारी संस्था ने यदि भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, तो उस करप्शन की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? विशल ब्लोअर नाम का जो पर्सन होता है, कि सूचना होती है इसके पास।
कि किस अधिकारी ने करप्शन किया है, किस सरकारी संगठन ने करप्शन किया है। तो ये लोग तुरंत वहां जाकर बताएंगे, लेकिन इनकी जो है वो मामला को गुप्त रखा जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, आज जो CIC है इसको कवर किया, SIC कवर किया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कवर किया आज वाले लेक्चर में। तो आज यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। हम बहुत जल्दी इकोनॉमी शुरू करने वाले हैं। ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।